गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं दीप्ति दवे, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम एनसीईआरटी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ संख्या 13 स्वामी की दादी करने जा रहे हैं। बच्चों, स्वामी की दादी एक कहानी है। इस कहानी के कहानीकार हैं R.K. नारायण। इनके सुप्रसिद्ध कहानी के जो संग्रह है वह है मालगुडी डेज, जिसके ऊपर धारावाहिक भी था जो 80 के दशक में दूरदर्शन पर दिखाया जाता था। बच्चे इस कार्यक्रम को देखने के लिए अपना सभी काम छोड़कर दौड़े दौड़े आते थे। K.R. नारायण ने इस कहानियों के संग्रह को बहुत ही मनोरंजक बनाया है। R.K. नारायण के द्वारा इस जो उपन्यास में कहानियों में इनके भाई ने चित्र भी बनाए हैं, तो कार्टून जो बनाए गए हैं इसमें वो इनके भाई ने बनाए हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्वामी की दादी के इस पाठ का परिचय समझ लेते हैं। सुप्रसिद्ध लेखक R.K. नारायण द्वारा रचित स्वामी की दादी एक उपन्यास का अंश है। स्वामी और उसकी दादी दोनों एक छोटे से कमरे में रात को सोते समय अपने सुख दुख बांटते हैं। स्वामी को दादी का भारी भरकम बिस्तर, बक्से आदि सभी भरी कोठरी में रात को सोना इसलिए प्रिय था क्योंकि वहाँ दादी की गोद थी। स्वामी दादी की गोद में सिर रखकर लेटता और अपने दोस्त राजम की नई नई कहानियाँ सुनाता। दादी भी पुराने दिनों के किस्से सुनाया करती थी। इसी तरह बातें करते करते वे सो जाते थे। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं, इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ संख्या 13 स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेसे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची और लौंग सुपारी पड़े रहते थे। बच्चों, इस जो है पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है, सबसे पहले कहानी का कहाँ पर कहानी घटित हो रही है उस जगह के बारे में बताया गया है। यह बात हो रही है बैठक और भोजन कक्ष के बीच की, जहाँ कम हवादार अंधेरे गलियारे में एक बंद सी कोठरी है जिसमें स्वामीनाथन की दादी रहती है अपने सारे सामान के साथ। और उनका सामान क्या क्या है? 5 दरियाँ, 3 चद्दरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर और एक पटसन के रेसे का बना वर्गाकार बक्सा, वर्ग यानी चौकोर, और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। यानी कुल मिलाकर 2 बक्से हैं, एक वर्गाकार बक्सा है और एक छोटा बक्सा है। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखता था और लौंग और इलायची के गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बच्चे प्राय अपने दादा दादी, नाना नानी के पास अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनकी गोद में वो रहते हैं और वहाँ उनके जो सामान होता है उनसे एक गंध जो फैल जाती है वो उन्हें अच्छी लगती है। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी का सुनाई। तो सबसे पहले स्वामीनाथन ने बात शुरू की, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। यह राजम उसका मित्र है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी का सुनाई। हर कोई व्यक्ति जब अगर मिलते हैं
तो ज़रूरी नहीं सबसे पहले उनकी दोस्ती हो जाए। कभी कभी हमारे रिश्ते जो होते हैं पहले दुश्मनी से शुरू होते हैं और फिर अच्छी दोस्ती हो जाती है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। जब स्वामीनाथन ने कहा कि उसके पास सचमुच की पुलिस वर्दी है तो दादी ने पूछा उसको पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा? दादी ने पूछ लिया। उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। फिर पहले तो उन्होंने राजम के बारे में पूछा, फिर उन्होंने उस समय की कहानी शुरू कर दी जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। बहुत रुतबा था उनका, रौब होना यानी बहुत रुतबा होना, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। इतना उनका गुस्सा था कि पुलिस वाले भी कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खुखार से खुखार डाकू, यानी ऐसे डाकू जिनसे सब डर जाते हैं, वो भी भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। स्वामीनाथन बेचैन था, अधीर यानी बेचैन होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा कि कब दादी जो है, दादा के जो सब मजिस्ट्रेट है, उनकी कहानी ख़त्म करेगी। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। लेकिन दादी की जो कहानी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वह इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। क्योंकि क्या कर रही थी, बोलती क्यों बोलती जा रही थी? क्योंकि वो एक किस्सा तो सुना नहीं रही थी, सारे समय में जो घटी हुई घटनाएं उनको मिला मिला कर बता रही थी। देखिए, एक सुंदर सा चित्र है जिसमें दादी की गोद में स्वामीनाथन सर रखाए बैठा है। देखिए, इस चित्र में एक बाघ है और एक बच्चा है। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। अब जो है स्वामीनाथन ने रूखे स्वर में कहा, बस काफ़ी है दादी, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? फिर उसने बीच में टोकते हुए रूखे स्वर में कहा कि राजम के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। तो दादी ने कहा, भी हाँ भाई, फिर तो बहुत बच्चे को सारे के सारे नंबर मिलते होंगे। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। उसने कहा, नहीं, पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, सारे के सब सारे नंबर नहीं मिलते, 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। फिर दादी ने कहा, हाँ, तुम्हें भी उससे प्रभावित होकर उसकी तरह मेहनत करके उसी की तरह ही नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे। फिर वो अपनी दादा की बात बताना शुरू कर देती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। फिर उन्होंने बताया, परीक्षकों को भी चकित कर देते, ऐसे उत्तर लिखते थे। परीक्षक यानी जो परीक्षा लेता है, चकित यानी आश्चर्यचकित कर देते थे, हैरान कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। यानी जहाँ पर बच्चे 10 मिनट में अगर सवाल करते हैं तो वो 1 मिनट में ही सवाल का हल कर देते थे, इतना जल्दी काम करते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। फिर उन्होंने बताया कि उनके सवालों के जवाब इतने शानदार होते थे, इतने अच्छे होते थे कि कभी कभी अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे 100 में से। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें एक बहुत बड़ा मेडल मिला था। अब वो तब की घटना बता रही है जब दादाजी ने MA किया था और उन्हें बहुत बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। जब दादाजी को मेडल मिला तो उसको दादी कई सालों तक गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। अब उन्हें यह भी याद नहीं है कि उस मेडल को उन्होंने कब उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। फिर उन्हें याद आया कि जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी तब उतारा होगा। फिर कहती है, नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता।
उन्हें ये भी याद नहीं है कि उनकी कौन सी संतान हुई तब उन्होंने मेडल उतारा था। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया तब बच्चा 10 दिन का था। फिर उन्हें ये याद आया कि अपनी संतानों में से याद आया तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दे दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि फिर उन्हें याद आता है कि पिता नहीं, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। फिर वह याद आता है वह बच्चा जब था, जो यानी उनकी संतान केवल 10 दिन की थी। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? फिर उन्हें याद आता है वह मेडल अब कहाँ है, वो बता रही है, मैंने वह तुम्हारी बुआ को दे दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और वो बुआ के बारे में बता ही रही थी कि बीच में राजम टोक देता है, अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। राजम को इन कहानियाँ सुन सुन के वह जो है उकता जाता है और कहता है, तुम बेकार ही पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो, क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो वह कहता है, क्या आप जो है राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? दादी कहती है, हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। अब वो अपने दोस्त की जो है बता रहा है कि दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तो वो आश्चर्यचकित होकर कहती, सच? बड़ा बहादुर लड़का है? तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। तो वो कहता है, तुम मुझे ये बात खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा कि छोटा सा लड़का शेर मार सकता है। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू करी। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। अब जो है स्वामीनाथन राजम की कहानी बता रहा। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। अचानक 2 शेर उन पर झपटे, एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। उसने पीछा करते हुए शेर को छोड़कर झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ, दादी ने जवाब दिया। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? तो दादी ने कहा, 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब पे चिढ़ गया, क्योंकि पहले उसने कहा था 1 शेर जो है वो राजम पर झपटा था। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलूल जुलूल कल्पना किए जा रही हो। एक जो है बच्चा अपनी दादी से बात कर रहा है। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अब वो नाराज़ हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करती। फिर वो कहता है जो तुम्हें मेरे मित्र पसंद नहीं है इसलिए तुम उसके बारे में नहीं सुनना चाहती हो। नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था, क्योंकि वो केवल राजम की बातें स्वामीनाथन से सुनती थी। स्वामीनाथन खुश हो गया। उसे खुशी हुई कि उसके मित्र की प्रशंसा हो रही है। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। स्वामीनाथन के मन में एक और नया शक पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो उसने लगा वो बार बार दादी से पूछ रहा है, क्या तुम्हें मेरी कहानी पर विश्वास नहीं है? मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। फिर उन्होंने हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही।
उसके बारे में बताया, उनके बारे में जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। फिर दादी ने हरिश्चंद्र की एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी सुनाई, जिसमें बताया जाता है कि एक राजा जो होता है अपने वचन के पालन के लिए सिंहासन, अपना राज्य, अपनी पत्नी और बच्चे को खो देता है, लेकिन अंत में उसे सब कुछ वापस मिल जाता है। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। ये जो हरिश्चंद्र जी की कहानी है, सुनते सुनते स्वामीनाथन सो गया। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वहाँ भी सो गई। तो ये कहानी है R.K. नारायण की, जिसको हिंदी में अनुवाद किया है मस्तराम कपूर ने। बच्चों, अब हम मालगुडी डेज नाम के धारावाहिक की आपको एक ट्यून सुनाने जा रहे हैं। ये जो धारावाहिक है R.K. नारायण के ही उपन्यास पे बना हुआ है। चलिए सुनते हैं। बच्चों, इस धुन को सुनकर सारे बच्चे दौड़ दौड़ कर टेलीविज़न के सामने बैठ जाया करते थे। आपको भी ये धुन सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा। बच्चों, अब एक बार हम इस पाठ में आए शब्दार्थ को दोहरा लेते हैं। वर्गाकार यानी चौकोर, चौरस। रौबदार, दबदबा या धाक वाला। खुंखार, भयानक। अधीर, बेचैन। गड़मड़ यानी घुलमिल जाना, बातों को गड़मड़ करना यानी घुल मिला देना। चकित, आश्चर्य, वह चकित होकर कहानी सुनने लगा। यकीन यानी विश्वास, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। उलूल जुलूल यानी बेकार, मेरा भाई उलूल जुलूल बातें करता है। संदेह यानी शक, मेरे दादाजी को बाहर आवाज़ सुनकर संदेह हुआ। समर्थन यानी सहमति देना, मेरे पिताजी ने चाचा जी की बात पर सहमति दिखाई यानी उनका समर्थन किया। वचन यानी बात, वाणी, प्रतिज्ञा, मैंने मेरी माँ को प्रथम आने का वचन दिया। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ के शब्दार्थ किए। सबसे पहले हमने इस पाठ के जो उपन्यासकार है, कहानीकार है R.K. नारायण के बारे में जाना, पाठ परिचय को जाना। फिर इस पाठ को पढ़ते हुए हमने इस पाठ का सार समझा और शब्दार्थ किए। आशा करती हूँ बच्चों, ये वीडियो आपको ये पाठ समझने बहुत मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।